नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे गुजरात के गदर की। चुनाव तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी संपन्न हो गए। दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात की हो रही है। आखिर ये वही प्रदेश है जहां नरेंद्र मोदी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। यहां कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन चेहरा पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहां पर लड़ा जाता है। याद कीजिए, पिछले विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुजरात का गदर भी फिर जोर शोर से चल रहा है और इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी है। इसीलिए ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों में सत्ता विरोधी लहर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनावों पर उन्होंने दावा किया कि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में सत्ता विरोधी लहर है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को चुनावी प्रबंधन में लगाया हुआ है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी करते हुए 42 पर्यवेक्षकों को बनाया है और इस सिलसिले में 42 नामों की लिस्ट जारी की गई। पर्यवेक्षकों में मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज चव्हाण, बीके हरिप्रसाद, केएच मुनियप्पा शामिल हैं, जिनको जोनल पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक गुजरात की हर सीट पर नजर रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री अपना उन्होंने बनाया है, उसका उम्मीदवार बनाया है। वहीं पेशे से वो पत्रकार हैं और शुरू से गुजरात के मुद्दे उठाते रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का दौर भी जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल 16 नवंबर को घाट लोडिया से नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही शीर्ष नेता मौजूद रह सकते हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। वहीं 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, यानी कि तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि यहां फिर कमल खिलेगा या कई साल बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है या फिर आम आदमी पार्टी कुछ उलटफेर कर सकती है। तो गुजरात में जो गदर चल रहा है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा संगीता शर्मा, आप प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और प्रखर दीक्षित, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है गुजरात में। हालांकि हिमाचल में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी गुजरात में चुनाव होने हैं। 1 और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है दोनों राज्यों में और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे? जायरा जी, मैं हिमाचल में भी था। हिमाचल में चुनाव करीबन 1 हफ्ता में चुनाव प्रचार में रहा हूँ और हिमाचल से गुजरात आ गया हूँ। अभी आपके साथ गुजरात से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो गुजरात की जो स्थिति है, मैं बहुत भली भांति देख रहा हूँ कि ना तो हिमाचल में कांग्रेस का कहीं अता पता ठिकाना था, क्योंकि वहाँ इनके कोई नेता ही नहीं थे। 30 नेता एक प्रियंका थी, तो लोगों ने इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यही स्थिति इनकी कांग्रेस की जो है ना यहाँ गुजरात में है। मैं 2 दिन से जामनगर में था, आज राजकोट में आया हुआ हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो जनता का जो रुझान है वो 101% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य की तरफ है। जो हमने वहाँ विकास कराए हैं, जो नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात मॉडल जो पेश किया है, जगह जगह हर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अहमदाबाद को एक नई पहचान दिलाई है, केवड़िया को नई पहचान दिलाई है। जहाँ गुजरात में पानी नहीं होता था, वहाँ आज नहरें कल करके नहरें बह रही हैं। पीने के पानी नहीं होते थे, वहाँ आज। कैप्टन साहब, वो तो ठीक है, विकास कराए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लगातार आप लोग वोट मांगते रहे हैं। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें, भले ही मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर नहीं आ रहे हैं जितना प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। लगातार जनसभाओं में रैलियां वो कर रहे हैं, तो उनके नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं इस बार भी। जहरा जी, हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट बोर्ड है और हमारे यहाँ एक हर किसी की अहमियत होती है। मोदी हमारे सर्वोच्च नेता है और उनकी तो जिम्मेवारी हर जगह बन जाती है। तो वोट उनका चेहरा तो हमारे लिए सदैव रहेगा।
बाकी ये है कि ये कहे कि उनके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, तो वो तो चेहरा हमारे बिल्कुल सर्वोच्च चेहरा है। आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान के पूरे विदेशों में चेहरा बन चुके हैं वो तो ये तो कहना एक गलत होगा कि उनके चेहरे पे, क्योंकि उनका चेहरा आज वर्ल्ड वार चेहरा बन चुका है, वर्ल्ड में पूरा उनको लोग। तो आप इस बात को मानते हैं कि उन्हीं के चेहरे पर आपको वोट मिलते आए हैं, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, फिर गुजरात की बात हो या फिर किसी और राज्य की बात हो, आप मानते हैं इस बात को? नहीं जाहिरा जी, हमारे विकास, हमने जो विकास किए हैं ना, जनता विकास को देख रही है, चेहरा भी देखती है, साथ में विकास भी देखती है कि 8 साल के कार्यकाल में हमने पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से रोडों का जाल बिछाया है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जाल बिछाया है, तो कहीं भी हमने कोई कमी नहीं। इसी तरह से हमने गुजरात को, आज जो गुजरात की जो रूपरेखा बनाई है, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात के बनाए, जो गुजरात आज एक मॉडल है। तो चलिए ठीक है, प्रखर दीक्षित भी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। प्रखर जी, आपको क्या लगता है, क्या विकास कार्य किए गए हैं बीजेपी के जरिए, जैसे कि कैप्टन साहब यहाँ पर कह रहे हैं, इस वजह से क्या एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि आप लोग भी लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, कैंपेनिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से इस बार हमें देखने को मिल रही है कांग्रेस की, डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर कर रहे हैं आप लोग। हालांकि जो दूसरी पार्टियां हैं, फिर आम आदमी पार्टी की हम बात करें या बीजेपी की, जनसभाएं और रैलियों पर ज्यादा जोर है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति आपकी रहने वाली है? अब बात क्लियर समझ में आ रही है कि अगर लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा तो ही जनता का और प्रदेश का फायदा है। लोकल मुद्दों पे दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में से मात्र कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। अगर आप मान लीजिए फ्रिंज एलिमेंट की तरह आप पार्टी को भी लेकर के आ जाए तो वो पंजाब की कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए और उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके एक मौका केजरीवाल को कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखें, चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो, चाहे वो डेवलपमेंट एट द ग्रासरूट लेवल हो, तो गुजरात बहुत पिछड़ा है, बहुत प्रदेश में। तो 30 साल में कैप्टन साहब की पार्टी ने क्या किया, इसका जवाब तो प्रदेश की जनता देगी और जनता ने पहले भी दिया है। ये कह देना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, लोकसभा के ट्रेंड को कॉपी करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और वो इसलिए है क्योंकि हिमाचल और गुजरात दोनों में ही कांग्रेस मुख्य विपक्ष है। आप तो कहीं सुखता भी नहीं है आपका। नंबर 2 बात, पिछली बार हमारी पार्टी कहना चाहिए कि बस कुछ चूक गई, क्योंकि हमारी 77 सीटें थी और इनकी 99 सीटें, तो इनको 100 के अंदर समेट देना 30 साल में, ये भी कांग्रेस की अपनी उपलब्धि थी और बिना मोदी जी जैसे किसी बड़े नाम के कैंपेन किए हुए। जी चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी से संगीता जी भी जुड़ी हुई हमारे साथ। संगीता जी, आपको क्या लगता है, पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी है, इस बार गुजरात चुनाव में जीत हासिल करेंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम भी उन्होंने अब घोषित कर दिया है, तो आपको क्या लगता है आखिर किस आधार पर आप लोग दावा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इतने वक्त से बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज है और अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस एक दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर हमेशा देखी गई है गुजरात में, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार क्या नया ऐसा कर रही है जो लोग उसे ज्यादा वोट देंगे? देखिए जायरा जी, हमने पहले जिस पंजाब में इलेक्शन लड़ा, पंजाब की जनता ने बाहें पसारे हमारा स्वागत किया। अब हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन है, लेकिन गुजरात की जो हालत है आज भी वहाँ बेरोजगारी किस स्तर पर है, युवा सड़कों पर नजर आ रहा है। हम वहाँ बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स का कितना बड़ा कारोबार वहाँ फैला हुआ है, शराब का कारोबार फैला हुआ है। और जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, देखिए गुजरात में बिजली भी सबसे महंगी है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर के जाती है जनता के बीच में, तो हमने जो वहाँ अपनी गारंटियां दी हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, महिला सम्मान को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, वो हम जनता के बीच बिल्कुल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और हमारा गांव से लेके, जिले से लेके पूरा नीचे स्तर तक संगठन ने पूरी मेहनत की है गुजरात के चुनाव के लिए। और इस बार आप देखेंगे जायरा जी कि जनता कुछ परिवर्तन चाहती है। जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो आप एक बदलाव की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि वहाँ 27 साल से बीजेपी की और उससे पहले कांग्रेस की सरकार को वहाँ की जनता ने देखा है, तो जनता में भी परिवर्तन की लहर है और ये परिवर्तन इस बार गुजरात में जरूर देखने को मिलेगा। जी, परिवर्तन की बात यहाँ पर आप कर रही है, लेकिन लोगों का तो ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवा साबित होने वाली है और इनडायरेक्टली इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। देखिए जायरा जी, जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही थे पहले, तो जिन्होंने हमें वोट डाला, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों पार्टियों के ही लोग होंगे जिन्होंने हमें वोट किया। इसी तरह हमने पंजाब में चुनाव लड़ा तो हम वहाँ एक नई पार्टी थे
तो जब वहाँ पहले चुनाव हुए होंगे तो किसी व्यक्ति ने कांग्रेस या बीजेपी को ही वहाँ वोट किया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं थी। तो जिस मैंडेट से हम जीते वो दोनों ही पार्टियों के लोगों ने हमें मतदान किया और हम जीते। वही गुजरात में होगा। गुजरात में हम वोट कटवा पार्टी बन के नहीं जा रहे हैं। आज अगर हम मुकाबला देखें तो कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर है और आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही कड़ा मुकाबला है। और जो लोग वोट डालेंगे वो परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे, वहां की जनता विकास के लिए वोट डालेगी और एक बदलाव की स्थिति को देखने के लिए वोट डालेगी, क्योंकि उनको एक अच्छा बेहतर शिक्षा मॉडल चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। जी, बेहतर शिक्षा मॉडल चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार ये बात करती है कि आप लोगों ने दिल्ली की या पंजाब की जनता पर तो अपनी बात रखी और वो लोग आपकी बात मान गए, लेकिन गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं, वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं मानेंगे। इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से सामने आते हैं अक्सर। देखिए जायरा जी, तो भाजपा का ये कहना चाहती है कि दिल्ली के लोग समझदार नहीं है। भाजपा क्या ये कहना चाहती है कि पंजाब की जनता समझदार नहीं है? मैं तो मानती हूँ पूरे देश की जनता बहुत समझदार है। तो वो अपने हितों को ध्यान में देकर ही मतदान करेगी और अपने हितों को देखकर ही सरकार को चुनेगी। तो वहाँ आप भी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके लिए तो एक कड़ी चुनौती हो जाता है, और उसके बाद इतने लंबे समय से। और देखिए बीजेपी के लिए तो और ज्यादा कड़ी चुनौती है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका चेहरा भी वहीं पे आता है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा। और आज आप देखेंगे कि जब भी हम बीजेपी के किसी नेता के भाषण सुने या खुद सुने तो आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना वो नहीं रह पाते। हम देख रहे हैं लगातार कि वो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कहते, कांग्रेस बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहती, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों के लिए टारगेट बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूत है और ये भाजपा को भी दिखाई दे रहा है। इसलिए जो उनकी बौखलाहट है वो लगातार नजर आ रही है। चलिए ठीक है, कैप्टन साहब क्या कहेंगे? कह रहे हैं बौखलाहट आपकी नजर आ रही है, ये कह रही हैं संगीता जी, और इस वजह से इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। जहरा जी, न तो हमारी बौखलाहट है, हमने तो जो गुजरात में कार्य किए हैं, जो विकास किया है, उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे नेता पूरे कैंपेन कर रहे हैं, अपने विकास कार्य को रख रहे हैं। मगर एक आम आदमी पार्टी ये कौन सा विकास रखेगी? पंजाब वाला, जहां आतंकवादी बिल्कुल हावी हो चुके हैं। कल ही वो देखा होगा आपने, एक जगरात्रा हो रहा था, उसमें खुलेआम 2 आतंकवादी आते हैं हाथों में तलवार पकड़ के और आके जो है ना लोगों को मारते हैं, काटते हैं, जो जोत बुझा देते हैं और विध्वंस करके चले जाते हैं और पीछे पुलिस खड़ी रहती है। तो आज आम आदमी पार्टी का चेहरा आतंकवादी चेहरा बन चुका है। तो गुजरात वाले कभी अपने यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। गुजरात अच्छी तरह समझ गया है कि आम आदमी पार्टी की सोच क्या है, क्योंकि गुजरात बहुत बुद्धिजीवी क्षेत्र है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 की चोर, नंबर 1 की घोटालेबाज, नंबर 1 की झूठ बोलने वाली, और सत्ता के लालच में अगर इन्हें देश को बेचना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे, और वो इन्होंने पंजाब में करके दिखा दिया। तो इस पंजाब की हालातें देख के अब गुजरात की जनता इनसे बहुत दूर हो चुकी है। इनके लोलुभाने वादे में कोई नहीं आ रही है। मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के गदर की। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ लगातार प्रखर दीक्षित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस बार का मुकाबला हमारे और बीजेपी के बीच में है। यहाँ पर मतलब कांग्रेस को तो वो कहीं अपने मुकाबले में ही नहीं मानती, आप स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आखिर इस तरह का बयान क्यों आया होगा और उसे किस तरह से देख रहे हैं? 2-3 चीजें हैं। एक तो ईडी और यूएपीए की जिस से कार्रवाई इस नेतृत्व पे आम आदमी पार्टी के चल रही हैं, तो हवाएं बहुत अच्छी तरीके से नहीं बह रही हैं इनके फेवर में। दूसरी हवा की बात करते हैं तो दिल्ली और पंजाब में सरकारें रखने के बावजूद भी दिल्ली में 700 AQI से ऊपर प्रदूषण चल रहा है, और ये अभी से नहीं ज़ाहिरा जी पिछले 5 साल से चल रहा है। संगीता जी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को क्या कप्तान साहब मूर्ख समझते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली की जनता मूर्ख है। जनता कहीं की भी मूर्ख नहीं होता, जनता बहुत बुद्धिमान होती है। लेकिन ऐसी साइंटिफिक स्टडीज है कि लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन से जब लोग एक्सपोज होते हैं तो दिमाग का उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है। तो इस पे संगीता जी शायद बेहतर जवाब दे पाएंगी मुझे लगता है। जहाँ तक कप्तान साहब ने बार बार बात कही कि बहुत विकास किया, अत्यधिक विकास कर दिया, तो कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी से लेकर के और चाइल्ड एनरोलमेंट तक के कुछ एक नंबर्स पर गौर करें। और मैं तो कहूंगा कि कौन से विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या मोरबी मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसको हमने बहुत करीबी से देखा और 150 लोगों की जान चली गई और रात में अस्पताल पुतरा तक, क्योंकि अगले दिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे विजिट करना चाहते थे। इस मॉडल को हम गुजरात में भी खत्म कर देंगे और इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे।
प्रखर जी, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, पिछले चुनावों में भी हमने देखा बेहतर प्रदर्शन नहीं था आपका, जाहिर तौर पर तभी आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार भी बहुत ज्यादा आपकी तरफ से कोई स्टार प्रचारक भी नहीं पहुंचे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो आप लोग भी तो इतनी मेहनत करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुकाबला करें तो वो ज्यादा मेहनत करती हुई दिख रही है हमें गुजरात में। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी का डिफरेंस है मेरी समझ में। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने सेंट्रल फेसेस केजरीवाल जी और मोदी जी के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर कोई पूछ लेगा कि आखिरी 2 मुख्यमंत्री कौन थे गुजरात के, तो शायद गुजराती लोग जानते हो, गुजरात के बाहर तो लोग भी नहीं जानते। तो मोदी जी की खड़ाऊ रख करके वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे होम मिनिस्टर जी को एक्सेसिव मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां के लोकल भाजपा के नेताओं ने कोई मेहनत नहीं और निश्चित रूप से है कि कोई काम भी नहीं किया। हम लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोकल मुद्दों पे ही इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोकल मुद्दों पे ही इलेक्शन जीतेंगे। अगर जहां तक केंद्रीय नेतृत्व की बात है, केंद्र नेतृत्व के तत्वावधान में सारे ही इलेक्शन होते हैं, लेकिन केंद्र का चेहरा लेकर के इलेक्शन केवल 24 का होगा, जो कि हमारा केंद्र का इलेक्शन है बेसिकली। जी, तो आप ये मान रहे हैं कि अभी फिलहाल फोकस 24 पर आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बिजी है, यहाँ पर हमने देखा हिमाचल में भी ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से? नहीं जायरा जी, देखिए हम गुजरात को बिल्कुल भी जोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा इलेक्शन का मॉडल कोड किक इन कर जाता है, उसमें बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती हैं पार्टी के लिए, सारी पार्टियों के लिए बहुत दुश्वारियां होती हैं। आप संगठन में होते हैं, आप सत्ता में होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान होता है, और हम विपक्ष में और बहुत समय से विपक्ष और मुख्य विपक्ष है, तो हमारे लिए दुश्वारियां थोड़े अलग तरीके की हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया जो गुजरात को टच बेस नहीं किया इस समय इलेक्शन के टाइम पे, और हिमाचल को भी नहीं किया। ये स्वागत योग्य निर्णय है। और दूसरी बात ये है कि लोकल मुद्दों पे ही इलेक्शन होने चाहिए पहले की तरीके से। यानी कि आप कह रहे हैं लोकल मुद्दों पे इलेक्शन होने चाहिए और उन्हीं पर आप लोग फिलहाल फोकस कर रहे हैं, इसलिए डोर टू डोर कैंपेनिंग पर ज्यादा आपकी तरफ से जोर दिया जा रहा है। संगीता जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इससे पहले कैप्टन साहब भी काफी आरोप आप लोगों पर लगा रहे थे, और देखिए गुजरात के मुद्दे अलग हैं, हम कंपेयर करें अगर दिल्ली और पंजाब से तो फर्क होगा, भले ही देखिए जो मूलभूत चीजें हैं वो तो सेम ही होती है सब जगह पर, लेकिन जैसे दूसरे मुद्दे होते हैं उसमें फर्क होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहां की जनता क्या आपको एक्सेप्ट करेगी? देखिए जायरा जी, अभी मेरे बड़े भाई कैप्टन साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही आम आदमी पार्टी पे, बहुत दोषारोपण किया, लेकिन देखिए मोरवी का मॉडल इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां इनके भ्रष्टाचार ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तो ये क्या दिखाता है? 27 साल से वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, तो वहाँ आपकी सरकार है। 27 साल से आप क्या कर रहे हैं? वहाँ के युवाओं को नशे में झोंक रहे हैं। तो आप जो, और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो जायरा जी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। आज आप रोजगार की हालत देखिए कि भारत रोजगार में कहाँ पहुंच गया है। पंजीकृत बेरोजगारी का एक बड़ा आंकड़ा है। तो कथनी और करनी का फर्क भाजपा का सबको दिखाई देने लगा है। जब गुजरात में पुल टूटता है तो ये कह देते हैं कि वो भगवान की मर्जी है, और जिस समय हमने 2013 का चुनाव देखा, बंगाल में चुनाव था जायरा जी, तो माननीय मोदी जी का मैंने जब वो भाषण सुना तो बहुत ताज्जुब हुआ, वो उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड कह रहे थे। तो आज ये गुजरात में क्या है? तो आपकी वहाँ सरकार है तो आप उसे एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं कहेंगे आज, और दूसरे की सरकार होगी तो आप उसे एक्ट ऑफ फ्रॉड बताएंगे। तो देखिए, हम आएंगे सत्ता में तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, सिलेंडर के दाम कम कर देंगे। तो कितने झूठ मैं आपको बताऊं जो सत्ता पाने के लिए बोले गए, और आज हालात क्या है। और वहाँ का युवा 27 सालों में आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाए। आज आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर वहाँ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आपने अगर 27 साल में गुजरात को इतना विकास का मॉडल दिया तो आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ते। आप तो आज भी माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी चीज जायरा जी, देखिए वहाँ इन्होंने 38 सिटिंग विधायक के टिकट काटे। तो आपने जब, आपको अपने विधायकों पर भी आज भरोसा नहीं कि आपने 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, क्योंकि उन्होंने वहाँ विकास नहीं किया है। इसलिए तो ये नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? जी बिल्कुल, यही सवाल मैं पूछने वाली थी अभी कैप्टन साहब से, यही मैं पूछने वाली थी कि कई विधायकों के टिकट काटे गए और इसमें जो मोरबी के विधायक थे उनका भी टिकट काटा गया है यहाँ पर। तो क्या वजह इसके पीछे? क्या आपको दोबारा उन पर भरोसा नहीं किया? वो ठीक तरीके से उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं जहरा जी, हमारे यहाँ मतलब ये नहीं होता कि जो वर्तमान विधायक है तो दोबारा उसको कौन चुनाव लड़ाएंगे। ये हमने पुलिस की सिर्फ गुजरात में नहीं अपनाई, हम हर जगह अपनाते हैं। हम उस विधायक को चुन के लाते हैं
जो जनता से जुड़ा हो, जिताऊ नहीं हो। जीत तो हो सकते हैं कि जीत तो केजरीवाल भी गए पैसे इधर से लेके उधर दे के, ये केजरीवाल ने भी बहुत खेल कर लिया। ये खेल हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा चाहिए कैंडिडेट जो जनता से जुड़ा हुआ, जिताऊ नहीं। जीत जब जनता से जुड़ा होगा तो जीत तो अपने आप ही जाएगा। तो इसलिए अच्छा, अभी इन्होंने मोरबी वाली बात कही। मोरबी में अगर हमारा विधायक ने अगर कहीं कोई गलती करी होगी, हमने उसको बदल लिया। अरे आप देख लिए मनीष सिसोदिया जी पे कितना बड़ा केस लगा, ईडी जांच कर रही है, फिर भी उनको मंत्री बना के रखा है। सत्येंद्र जैन, संगीता जी आऊंगी मैं आपके पास, अपनी बात रखने दीजिए पहले। सुने सत्येंद्र जैन 7 महीने से जेल में बंद है, अभी तक उनसे मंत्री पद नहीं लिया है। क्या कारण है आप बताइए, क्यों नहीं मंत्री पद ले रहे? वो तो जेल में बंद है, आरोप लगे हैं उन पर, तभी तो जेल में बंद है, निर्दोष तो है नहीं वो। तो ये कहनी और करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और जहारा जी सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं। जब नहीं तो कांग्रेस तो कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार किसने किसके साथ बनाई, पिछले चुनाव में किसने किसका साथ दिया, अब यही से अंदाजा लगा लो कि कौन किसके साथ है। तो ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू, ये अलग नहीं है। जरूरत पड़ती एक जगह खड़े हो जाते हैं। इन्हें डर है कि बीजेपी कैसे भी ना आ जाए, हम आप में से कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी कुछ कहना चाह रही हैं काफी देर से, कहिए। देखिए जायरा जी, कौन किसके साथ मिला हुआ है ये तो आप राज्यों की सरकार बनाने में देखिए कि जहां बीजेपी चुनाव नहीं भी जीतती है वहाँ कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर चुनाव मतलब अपनी सीटें बना लेती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो कौन, आज हम भाजपा की स्थिति देखें तो आधे से ज्यादा विधायक इनके जो हैं वो कांग्रेस के होंगे, और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो भाई आप अपना देखिए, आपके वहाँ कितने कांग्रेस के विधायक हैं और कितने मंत्री कांग्रेस में। अभी हिमाचल का ही चुनाव हुआ था तो 26 से ज्यादा लोग कांग्रेस के भाजपा में चले गए थे। तो भाई कांग्रेस तो आपकी गोद में बैठी हुई है आज सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, एक आखिरी कमेंट प्रखर दीक्षित आपसे लेना चाहूंगी मैं, क्या कहेंगे आपकी गुजरात चुनाव में, आप इस बार क्या कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है? पिछली बार के मुकाबले क्या सीटें बढ़ेंगी, आप लोग सरकार बना पाएंगे, क्या लगता है? जी मैं तो मानता हूँ कि 77 से ऊपर सीटें हमारी आएंगी। और आपके ही चैनल में जैसे मैं देख भी रहा था इस डिबेट से पहले, आपने कहा कि 42 से ऊपर ऑब्जर्वर बनाए और कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो बड़े प्रदेशों के लिए नया मॉडल है, हमारी पार्टी के लिए भी। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम इसमें कर पाएंगे। और पार्टीज भी ये करती रही है। और मेरे हिसाब से माइक्रो लेवल पे लड़ना और माइक्रो मुद्दों को उठा करके आगे लाना ही देश और जनता के लिए हितैषी है। मैं कप्तान साहब इससे पहले कह रहे थे, एक बात कहना चाहूंगा। कप्तान साहब 2017 की स्टेटिस्टिक्स कोट करूंगा तो हर 2 अडल्ट में से 1 अडल्ट या तो ओबीस है या अंडरवेट है। गुजरात जो है इस समय डायबिटिक कैपिटल है हिंदुस्तान की। और जैसे कि ये काफी नहीं है तो ट्राइबल बेल्ट जो है, आप बहुत दावा करते हैं कि आपने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आपका खुद का प्रदेश जिसमें आप 27 साल से सत्ता में हैं और उसमें ट्राइबल बेल्ट में सबसे खराब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ओवरऑल प्रदेश का 34 है और ट्राइबल बेल्ट में लगभग 100 टच कर रहा। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनपे लेकिन प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं अभी ऐलान किया है। अभी आदिवासियों के लिए हाल ही में जब भी उनकी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, लगातार आदिवासियों पर ज्यादा फोकस करा उन्होंने इस दौरान। जो भी लोक लुभावने वादे किए थे उन्हीं को लेकर किए गए थे। जी जायरा जी, समस्या ये है कि ये सारे वायदे इलेक्शन के पहले होते हैं और इलेक्शन के बाद कहीं गायब हो जाते हैं। हम केवल मेगा मैनेजमेंट देखते हैं, रैलीज का, बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां आकर के और उसको कवर कर देती है। ट्राइबल्स की, गरीबों की बात, जैसा कि आपकी हमारी बहन जी ने कही भी इससे पहले कि आपने उसकी बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी। मूंगफली का किसान मर रहा है, इतना ज्यादा समस्या हो रही है वहाँ पे, उसकी कोई बात नहीं है। इसकी बातें कौन करेगा, ये बातें कौन करेगा, ये भी तो किसी को करनी पड़ेंगी। जी या हम चलिए ठीक है, जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और विधानसभा चुनावों में देखिए क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो जनता है अपना वोट देती है। तो अब देखना होगा कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें कौन जीत हासिल करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 1 और 5 तारीख को 2 चरणों में वोटिंग होनी है गुजरात में। तो जनता इस बार किसका साथ देने वाली है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये 8 दिसंबर को ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।